हेलो डियर स्टूडेंट, आपको मेरे चैनल VT4 क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का VBI क्वेश्चन, जो झारखंड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्न है। हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में आने का पूरा संभावना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी हिस्ट्री सब्जेक्ट से डर लगता है और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और साथ में आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है, अगर आप इसी बात से डर रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे द्वारा बताया गया हर एक टिप्स को, हर एक रूल्स को फॉलो करना है। सभी प्रश्न की वीडियो को ध्यान से देखनी है आपको। जब तक समझ आ जाए तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जब तक समझ में नहीं आ जाता है तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आता है 12th क्लास का पहला चैप्टर हमारे पास हिस्ट्री का चल के आता है, ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? ईंटें मनके अस्थियां। इसमें हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? VBI शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारे पास चल के आता है कि अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेख पत्थर धातु की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि धातु आदि की किसी भी सतह पर कोई भी धातु उत्कीर्ण किया गया होता है और उस पाठन को सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। उस पाठन की सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। और अभिलेख का प्रयोग कब से हो रहा है? प्राचीन काल से हो रहा है। कब से? प्राचीन काल से हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यदेश होता है। किसका राज्यदेश होता है? शासकों का। किसका? शासकों का। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। और सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अशोक का प्रस्तर अभिलेख। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। और अभिलेख जो है वो किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। इससे हमको क्या मिलती है? किसी भी कालखंड का जानकारी हमको मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्री को पुरातत्व कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जो उत्खनन टाइम जितने भी सामग्री पाई गई उस सबको क्या कहा जाता है? पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियां, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। और इस पुरातत्व में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? मूर्ति आ जाती है, शिलालेख आ जाती है, हड्डियां आ जाती है जिसको अस्थि बोलते हैं, अवशेष आ जाती है, किसी चीज का भी अवशेष मिल सकता है, मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन मिला था वहां पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान, सिक्के मिले हैं, और पाषाण, ये सब किस में आ जाता है? पाषाण उपकरण में आ जाते हैं। ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। और ये सारी की सारी मूर्तियां, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन जिसमें भी होती है जिस कालखंड में, उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहास स्रोत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इतिहास स्रोत। तीसरा क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है ये है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि जा सकता है। जो तिथि मतलब आज के समय में जो दिनांक डेट वगैरह निकलता है वो सब पहले के ज़माने में कौन सी होता था? वैज्ञानिक विधि, अलग अलग रूल्स होता था, तो उसको उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। कार्बन 14 का खोज कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? BL लीबी ने किया था। और कहाँ हुआ था? अमेरिका के प्रख्यात में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के प्रख्यात में।
और किसके द्वारा हुआ था? तो रसायन शास्त्री के द्वारा हुआ था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 मृत्यु एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। जिस भी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, जितना से जितना कम मिलेगा वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है। इसका उत्तर हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उदय कहाँ हुआ था? भारत के उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। कौन सी दिशा में हुआ था? तो पश्चिम दिशा में हुआ था। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर हुआ था? कितना किलोमीटर दूरी है इसका? 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर दूरी है? तो 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण दिशा तक कितनी किलोमीटर है? तो 1100 किलोमीटर। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। यह सभ्यता उत्तर से कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता का अगर बात करें तो इसकी पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी मापा जाए तो 1100 किलोमीटर। और यह सभ्यता उत्तर में कहाँ पड़ता है? उत्तर दिशा में कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर के मांडा जिले में पड़ता है, ठीक है। और दक्षिण दिशा में कौन सी पड़ता है? नर्मदा नदी के मुहाने, नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता है। बलूचिस्तान के मकरान तट के ऊपर पाया जाता है और उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार की ऐसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार, ठीक है। और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कितना दूरी तक फैला हुआ था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। ये जो 12,99,600 है वो क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता इतना दूरी तक वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो निश्चय पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र माना जाता है। और ये मेसोपोटामिया से भी बड़ा सभ्यता है। हड़प्पा की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ा सभ्यता है। अब तक की सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है। लगभग कितना स्थलों का पता चला है? तो 1000। कितना? 1000 स्थलों का पता चला है, जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है। 1000 स्थल पता चले लेकिन उसमें से नगर कितना पाया गया? तो 6 नगर पाया गया। कितना? 6 नगर। इनमें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। जो 6 नगर पाए गए उसमें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे। अन्य नगरों में चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली हैं। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? इसका आंसर है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। विकासशील माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली को। नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगरों योजना के समान थी, ठीक है। यहाँ के नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि जितने भी घर हो गया, नाली हो गया, सड़क हो गया, कुछ भी होता था तो वहाँ पर सब कुछ एक साथ में निर्माण किया जाता था। अगर नली बना रहा है, घर बना रहा है, रोड भी बना रहा है तो सब कुछ तीनों चारों सब कुछ एक ही बार बनाएगा। सड़कों की तरह नालियां भी एक दूसरे को समकोण की तरह काटती थी। वहाँ होता क्या था कि ऐसे चरखुट रहता था चतुर्भुज की तरह, ठीक है। तो एक नाली अगर इधर से आ रहा है तो एक नाली इधर से जा रहा है, मतलब घर यहाँ भी है तैसे जा रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब पूरी चतुर्भुज की तरह होता था। घरों से पानी गली के नाली में तथा वहां से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। नालियां में जगह जगह
चहब्बे बने होते थे, जिससे कूड़ा करकट मुख्य नाले में नहीं जाता। हड़प्पा सभ्यता के नालियों में एक चहब्बे बनाया हुआ होता था, जिससे कूड़ा करकट से बचने के लिए उसमें गंदगी ना नहीं जाएगा, गंदा नहीं होगा ऊपर से, इसलिए उसमें चहब्बे बनाया गया था। उसको चहबच्चे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा वासियों द्वारा बेवहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पा वासी किस तरह से सिंचाई करते थे उसका उल्लेख करना है। आज सिंधु प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं है, किंतु प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। आजकल अगर देखा जाए तो सिंधु प्रदेश जो है इसमें उतना ज़्यादा उपज नहीं हो पाता था जितना प्राचीन समय में होता था। आजकल यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितना? 15 सेंटीमीटर। परंतु सिकंदर महान के समय एक इतिहासकार का कहना था कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु देश एक उपजाऊ प्रदेश था। प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी, जो वर्षा को आकर्षित करती थी। सिंधु काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में होता था पहले, जो वर्षा को आकर्षित काफ़ी अपने तरफ बहुत खींचता था। यहाँ भवन निर्माण तथा ईंटें पकाने के लिए काफ़ी लकड़ी उपलब्ध होती थी। आज के समय में लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं ईंटें पकाने के लिए, लेकिन पहले जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है वो क्या होता था कि वहाँ पर अधिक घना जंगल होते थे, जो ईंटें पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। परंतु कालांतर में कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई तथा ईंधन की प्राप्ति के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि ईंटें पकाने के कारण और घर में आग जलाने के कारण, खाना वगैरह सब कुछ उसी से बनाने के कारण जो है कि धीरे धीरे जंगल क्या हो गया? नष्ट हो गया। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। और पहले के प्राचीन समय में क्या होता था कि सिंधु सभ्यता में कौन सी होता था कि सिंधु की नदी में प्रतिवर्ष हर वर्ष कौन सी होता था कि बहुत बड़ा बाढ़ आता था, जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितनी कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। बाढ़ के समय क्या होता था कि सिंधु में जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी उसमें जलोढ़ मिट्टी का पानी के साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आ जाता था, जो कि अगर माना जाए तो मिस्र में नील नदी भी उतना मिट्टी नहीं ला पाती थी। जिस प्रकार नील नदी मिस्र का वरदान समझा जाता है, उसी प्रकार उन दिनों सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता है। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जौ बो देते थे और अगले वर्ष ही बाढ़ से पहले अप्रैल महीने में उसे काट लेते थे। क्या करते थे कि जब भी वहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आता था उससे पहले गेहूं और जौ, मतलब वहाँ प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले क्या बोया जाता था? गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ बो देते थे बाढ़ आने से पहले, और जब भी बाढ़ आने का समय हो जाता था तो उससे पहले ही क्या करते थे? गेहूं और मतलब जौ को काट करके निकाल लेते थे। और कब काटते थे? तो अप्रैल महीने में। कब? अप्रैल महीना में। ठीक है। उस समय नहरें नहीं थी, और जब ये ऐसा काम करते थे, गेहूं और जौ लगाते थे, तब इनके पास नहर नहीं बना हुआ था। किंतु बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से नालों के अवशेष मिले हैं। क्या? उस टाइम बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से नालों का अवशेष मिले हैं। अवशेष संभवतः नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में जो नालों का अवशेष मिला है उसमें संभवतः नदी का पानी मिश्रित था, और उस पानी के नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। और उस टाइम क्या था कि जितने भी हड़प्पा वासी थे वो सिंचाई के लिए किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर। किस पर? प्रकृति पर निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। आंसर है हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। कैसा संबंध था? तो व्यापारिक संबंध था। ठीक है।
हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, प्रायद्वीप से, अरब के कौन सा प्रायद्वीप, अरब के प्रायद्वीप से ओमान से तांबा आयात करते थे, अपने पास मंगवाते थे। कहाँ से, ओमान से। ओमान में एक जगह पर हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला, और ओमान में एक जगह पर, एक स्थान पर हड़प्पा द्वारा बनाया गया एक बर्तन प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग इन बर्तनों के बदले ओमान से तांबा लाते थे, और जो हड़प्पा सभ्यता का बर्तन ओमान में मिला है उससे यह तात्पर्य होता है कि लोग वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। मतलब इनको तांबा का जरूरी होता था और उनको बर्तन का, तो बर्तन के बदले तांबा मंगवाते थे, और अगर उनको बर्तन की जरूरी होता था तो तांबा भेजवाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इस वहाँ से, ओमान से तांबा आयात करते थे। खुदाई से मिलने वाली चीज़ें जैसे कि मोहरे, तौल के बाट, बासे, मतलब पासे और मनकों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों के संबंध दूर दूर के देशों से था। वहाँ मिले बहुत सारे चीज़ों का अवशेष, जैसे कि मोहरे मिला, तौल के बाट मिला, जैसे अब तराजू के लिए, मतलब अब तो मशीन का आटा पहुँच गया है कुछ नापने और तौलने के लिए। अब पासे मिले, और मन का मतलब होता है मटका, तो मटका मिला। तो इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग काफ़ी दूर दूर तक अपना संबंध रखते थे, काफ़ी दूर दूर के देशों से अपना संबंध बनाए रखे थे। हड़प्पा और ओमान बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे, समुद्री रास्ता द्वारा इसका संबंध था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे, और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, आंतरिक व्यापार भी करते थे। चंदहुदड़ो तथा लोथल में बने हुए मनके, चंदहुदड़ो तथा लोथल में बने हुए मनके, मतलब मनके का मतलब होता है मटका। जो यहाँ पर मटका बना हुआ था वो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों को भेजे जाते थे। जो मटका यहाँ पर बनता था लोथल और चंदहुदड़ो में, वो कहाँ भेजा जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं। आंसर है 1950 ईस्वी के पश्चात कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात होता है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी थी। और 1950 ईस्वी के पश्चात क्या पता चलता है कि कुछ स्थानों में जो खुदाई हुआ था, उत्खनन हुआ था, उससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले ही एक संस्कृति का अस्तित्व वहाँ पर हुआ होगा या तो रह चुकी होगी। विद्वानों द्वारा इन नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया, और विद्वानों ने जब ये चीज़ को जाना तब क्या किया, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति का भी नाम दे दिया। इस नवीन खोज के बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई। क्या दी गई इसको, परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई। इन नवीन पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हुआ है कि सिंधु सभ्यता का विकास अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था। इसका विकास अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था। कैसे हुआ था, बल्कि यह उस संस्कृति का संभवतः विकसित रूप है जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इसका जो विकास हुआ था वो उद्गम धीरे धीरे हुआ था, अचानक नहीं हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार पाया गया उसके बारे में लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नागार छह कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। इन अन्नागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इन अन्नागारों में किसानों से कर के रूप में, जिसके रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादन कम होने पर नगर के लोग में यहाँ अनाज वितरण किया जाता था। ये जो अन्नागार है इसके बाहर चबूतरे बनाए हुए मिलते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1922 ईस्वी को राखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता नदी के किनारे बसा था। कहाँ बसा था, नदी के किनारे बसा था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी
जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की बनी हुई अनेकों मुहरें मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनसे इनकी कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु को अनेक लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिनसे तत्कालीन कला पर यथोचित प्रकाश पड़ता है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पक्की हुई मिट्टी के अनेकों मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, इन सब पर विभिन्न पशुओं, वृक्ष और मानव आकृतियां का अंकन किया गया है। भवन निर्माण कला, इस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। इनके वास्तुकला उच्च कोटि की थी। उनके वास्तुकला कैसी थी? तो उच्च कोटि की थी। मूर्तिकला में अगर देखा जाए तो मूर्तिकला में देखा जाए तो मोहरें पर मूर्तियां की कला अत्यंत उच्च कोटि है। क्या है? अत्यंत उच्च कोटि है। कुब्बड़ वाले बैल का चित्रण अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली है। और जो कुब्बड़ वाला बैल का चित्र मिला है वहाँ पर, वो बहुत ही प्रभावशाली वाला मिला है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। मानव मूर्तियां के निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दक्षता प्राप्त की है। नर्तकी की फांसी की मूर्ति की भंगिमा अत्यंत ही आकर्षक है। उसे नृत्य मुद्रा में बनाया गया था। सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक अव्यवस्था का अनुमान उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। किस पर? सामग्री के आधार पर। कब? उत्खनन के समय। उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां अधिक पाई गई है। और उत्खनन के समय हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन जब हो रहा था, उसमें अगर देखा जाए तो पुरुष से अधिक स्त्रियों की मूर्तियां पाई गई है वहाँ पर। इस आधार पर हड़प्पा कालीन समाज को मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। भवन निर्माण योजना से ज्ञात होता है कि परिवार पृथक निवास करते थे। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। और हड़प्पा के लोग कैसे थे? शांति प्रिय, एकदम शांति साधारण लोग थे। समाज 4 वर्गों की, शिक्षित वर्ग, व्यवसायी वर्ग, श्रमिक एवं कृषि में विभाजित था। किसमें था? वर्ग, शिक्षित वर्ग और व्यवसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषि वर्ग में था। मतलब 4 वर्ग में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? शहरी सभ्यता भी कहा गया। क्या? शहरी सभ्यता भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में, जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं था। और तत्कालीन विश्व में कहीं भी नहीं था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा गया। ठीक है। पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों में, ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बटा हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता कैसे बटा हुआ था? ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले हैं। और निचला नगर में अगर देखा जाए तो क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं, जहाँ लोग रहते थे। हड़प्पा नगर के स्थल में सड़क मिला है, गली मिला है, आवासीय मिला है जहाँ लोग रहते थे, भवन मिला है जिस घर में रहते थे, नाली मिला है, स्नानागार मिला है जिसमें लोग नहाते थे, बड़ा था, और अन्नागार था, आदि अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में मिले। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हो गया, नष्ट हो गया, तो उसका कौन सा कारण था कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया? हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण माना जाता है बाढ़ के कारण। हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगर नदियां किनारे अवस्थित थे। बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो कहाँ पर स्थित था? तो बहुत बड़ी बड़ी नदियों के किनारे स्थित था। इसलिए अगर माना जाता है कि वहाँ पर अगर बहुत तेज बाढ़ आई होगी, तो इसलिए वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो है वो विनाश हो गया, पतन हो गया, नष्ट हो गया हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा कारण ये लिखा गया है कि बाहरी आक्रमण, जैसे कोई बाहर से कोई आक्रमण कर दिया उस पर,
हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था आर्यों का आक्रमण। आर्य लोहा और घोड़ा के बल पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर नाश कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों का हाथ है। इसमें मुख्य कारण यही माना जाता है कि आर्य आर्य जो थे वो लोहा और घोड़ा के बल से, उनके पास लोहा और घोड़ा दो ऐसे बहुत मजबूत हथियार थे जिनसे वो कुछ भी कर सकते थे। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को आर्य ने ही अपने लोहा और घोड़ों के दम पर हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया, उसको ध्वस्त करके नाश कर दिया, उसको विनाश कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए सिक्कों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। अभिलेखों की इस भांति मुद्राएं भी इतिहास के विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत हैं। जो अभिलेख और उसके भांति और भी कुछ हैं, जो मुद्रा हो गया, वो इतिहास के विश्वसनीय, जो विश्वास दिलाता है, वो निर्णायक स्रोत माना जाता है। भारत के विभिन्न भागों में सहस्रों मुद्राएं प्राप्त हुई है और भारत के विभिन्न भाग, अलग अलग भागों में सहस्रों मुद्राएं पाए गए हैं, अलग अलग मुद्रा पाई गई हैं, बहुत सारे मुद्रा पाई गई हैं। मुद्राएं विभिन्न धातुओं की बनाई गई थी और जो मुद्रा पाई गई उनमें वो क्या था कि अलग अलग धातुओं का भी मिश्रण करके बनाया गया था। जैसे सोना, चांदी, तांबा तथा मिश्रित धातु हुए। मतलब सोना, चांदी, धातु और बहुत सारे मिक्स करके धातु बनाए गए थे, उस सब का मिश्रित करके मुद्रा को बनाया गया था। अभिलेख के समान मुद्राएं भी अस्थायी, अपरिवर्तनशील और प्रमाणित स्रोत हैं। का अभिलेख था उसी के समान अगर देखा जाए तो मुद्राएं भी एक अस्थायी अपरिवर्तनशील थी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता था, और प्रमाणित स्रोत भी माना जाता है। उनसे तिथि निर्धारण में सहायता मिलती थी और उससे क्या होता था कि तिथि निर्धारण में सहायता मिलती थी। अनेक शासकों एवं राजवंशों के विषय में केवल मुद्राओं से ही सूचना मिलता था। किससे मिलता था? मुद्रा से ही सूचना मिलता था। प्राचीन भारत के गणराज्यों में जैसे मालव, यौधेय आदि के इतिहास पर मुद्राओं पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। सिक्कों की प्राप्ति से राज्य का क्षेत्र तथा सीमा संबंधी जानकारी होती है। उनके राजाओं का अस्तित्व केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है और उनके राजा, जितने भी पहले के ज़माने में जो राजा होते थे, उनका अस्तित्व किससे प्रमाणित होता है? उनके मुद्रा के अवशेष से प्राप्त होता है। अतः प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्राओं का अध्ययन अति आवश्यक माना गया है। और जो प्राचीन भारत का इतिहास अगर की जानकारी अगर पाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसको माना गया है? तो मुद्राओं की अध्ययन, मुद्रा जितना भी थे मुद्राएं, उस सबका अध्ययन करना पड़ेगा। नंबर 16 है कि इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है? इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा साहित्य दो प्रकार का है। अब कौन कौन सा है? तो पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती थी। जो धार्मिक साहित्य है उसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। जिसमें है धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा आ जाएगा इसमें उपनिषद, निषद आ जाएगा, रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ इसमें आ जाएगा। ठीक है। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। अब मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगास्थीन नीच की इंडिया से ही पाई जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगास्थीन के इंडिया से ही पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही इतिहास लेखन तभी संभव है जब आप पुरातात्विक स्रोतों के साथ ही साहित्य स्रोतों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।
अगर आप इतिहास लेखन के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब आप पुरातात्विक स्रोतों के साथ आपकी साहित्यिक स्रोतों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय आद्य ऐतिहासिक जानने के प्रमुख साधन क्या है? भारतीय आद्य ऐतिहासिक जानने के प्रमुख साधन क्या है, इसके बारे में बताना है। जो प्राचीन भारत अगर पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला स्रोत आता है कि आर्य ऐतिहासिक प्रागैतिक काल, फिर उसके बाद आर्य ऐतिहासिक काल। तो इस सब सेकंड वाला जो है, सेकंड पोर्शन आर्य ऐतिहासिक, तो इसको जानने का जो प्रमुख साधन है वो क्या क्या है इसको बताना है। इसका आंसर है आर्य ऐतिहासिक को जानने का प्रमुख साधन भौतिक अवशेष है। इसको जानने का प्रमुख साधन कौन सी माना गया है? भौतिक अवशेष, जो बड़ी संख्या में भारत में उपलब्ध है, उपलब्ध है। दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत के मंदिरों तथा विहारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक टीले पाए गए हैं। जिनके नीचे प्राचीन बस्तियां के अवशेष पाए जाते हैं। इन टीलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सांस्कृतिक टीले, मुख्य सांस्कृतिक टीले और बहुसांस्कृतिक टीले। भारत के विभिन्न भागों में जो अनेक टीले प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर स्थित है? प्राचीन बस्तियां के अवशेष पाए गए हैं वहां पर स्थित है। इन टीलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन भागों में? तो सांस्कृतिक टीला और मुख्य सांस्कृतिक टीला, और तीसरा जो है वो है सांस्कृतिक टीला। ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या पीडीएफ चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपको नोट्स दें, पीडीएफ दें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं। धन्यवाद।